मीनिंग क्या है बच्चों? एफडीआई देश के लिए जरूरत है, ये हम सिखा चुके थे, लेकिन कुछ फैक्टर हैं जो सेंसिटिव है, जहां पे आएंगे तो हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। तो वो उन सेक्टर में हम क्या करेंगे, एफडीआई को अलाउ ही नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि कौन कौन सेक्टर में एफडीआई अलाउ नहीं है। तो जो लोग, हाँ, कितनी बड़ी गलती है मेरी कि आपकी फर्स्ट क्लास में मैं बीच में बैठा रहा हूँ। नहीं, क्यों आपकी, क्यों उस दिन अभी तो थे क्लास में? अच्छा, उस दिन 113 नहीं था? ये तो बड़ी गलत हुआ। था तो, था ना, था तो 113। ये 113 वाले ही कह रहे हैं। फिर क्यों कह रहा है? कोई बात नहीं। ए, दो पे छोड़ दो, इसका पिछले क्लास से कोई संबंध है नहीं, हल्का सा है। हाँ। मैं करा दूंगा। क्यों 113 क्यों नहीं था उस दिन? हमने दोबारा तो भेजा था कि लेके आओ 113 को, ऐसा कुछ हुआ था? कोई बात नहीं, अभी दो पे छोड़ना, आजकल में कवर कर दूंगा मैं। हेडिंग डालो, एफडीआई प्रतिबंधित क्षेत्र, एफडीआई प्रोहिबिटेड सेक्टर, वेज। अब उसमें पहला लिखो। ये लिखवाया नहीं है ना? ये लिखवा चुके हैं? ठीक। पहला, लॉटरी। लॉटरी में एफडीआई अलाउ नहीं है। बता सकते हो क्यों एफडीआई लॉटरी में अलाउ नहीं है? नहीं, ब्लैक मनी आने लगेगा, बात की बात है। ये गलत चीज को प्रमोट करने लगेगा, ब्रांडिंग करके, मार्केटिंग करके। जैसे अब देखो, जिस एज में आप हो, बियर को या दारू को एक फैशन से जोड़ दिया गया है कि तुम बड़े हो रहे हो तो तुमको ये पीना चाहिए, उसको ग्लोरीफाई कर दिया गया। जबकि गलत है, किसी भी युवा के लिए जो अपने करियर के स्टेबल फेज में नहीं है और ये बुराई लेके आता है तो गलत है। तो कोई एक ऐसा समाज जहां इसको बढ़ावा दिया जाने लगे विदेशी कंपनी को ला करके, तो वो एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण नहीं करेगा। दैट इज, लॉटरी में अलाउ नहीं है। लॉटरी देश के कई राज्यों में अलाउ नहीं है, लॉटरी स्टेट लिस्ट में आता है। तो आप जानते होंगे पंजाब में लॉटरी अलाउ है, केरल में अलाउ है, वेस्ट बंगाल में अलाउ है, हरियाणा में नहीं अलाउ है, दिल्ली में नहीं अलाउ है, यूपी में अलाउ नहीं है, बिहार में अलाउ नहीं है, शायद उड़ीसा में अलाउ है। अब तो बंगाल से हो। हाँ। उड़ीसा का कोई हो तो बताएगा, शायद उड़ीसा में लॉटरी अलाउ है। चलो दूसरा, गैम्बलिंग एंड बैटिंग, जुआ और सट्टेबाजी। कल के मैच में किसी को सट्टा लगाना हो तो देख लेना, आपस में, हम नहीं लगाते हैं। सिक्योरिटी से लगा लो। अभी दो तीन को भगाया तो है जिनका मोबाइल पता चला, इतने बदमाश हैं, मोबाइल पकड़ाया, बोले जी फाइन नहीं दे पाएंगे। मैं ठीक है, हम जमा कर लेते हैं। अब तीन ने मिल करके एक मोबाइल ही खरीद लिया और उसको छिपा के रख रहे थे, तीनों को भगाया। हमें थोड़ी झूठ धोखा दे रहे हो तुम, अपने उस माँ बाप को जो भरोसा करके भेज रहा है। और ऐसा नहीं कि घर की स्थिति बहुत अच्छी, भाई मतलब रो नहीं रहा है, बाकी सब कह रहा है, कह रहा कितना मुश्किल से इसको मैं फीस दे रहा हूँ, इसको समझ नहीं आ रहा है। अरे हमें धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को दे रहे हो। तुमको लग रहा है कि इनको मैं टैब में इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, पकड़ नहीं पा रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं। हमारा तो क्या, हम तो फीस ले रहे हैं, प्रोफेशनली बात करें तो। हाँ, हमारा प्रयास है कि उस फीस की कीमत हम आपसे वसूल नहीं, आपको कीमत दे पाए। तो सिक्योरिटी भी नील कर दिया, भगा दिया, तो फायदा क्या हुआ? तीन लोग मिलके मूर्ख बना रहे हो एक दूसरे को, घर वालों को। आप में से भी कोई ना कोई कलाकार होगा जो छिपा कर रखा होगा, तो उसको लग रहा होगा कि नहीं वो सर का बहुत नुकसान कर रहा है ना। और यही दो तीन साल है, बना लिए तो ठीक, क्योंकि पूरे जीवन काल में पढ़ाई का जो दौर है वो बहुत छोटा सा है। मतलब जो एक्चुअल में करियर बनाने का दौर, डिग्री वाले में तो सभी कर ही रहे हैं, उसके बाद पूरे जीवन काल में दो तीन साल मिलता है लाइफ में, उसमें भी यदि ईमानदार नहीं हो पा रहे हैं, अब देखना जो रिजल्ट आएगा अभी 10 दिन बाद, उसी फाउंडेशन से कुछ बच्चे बढ़िया रैंक लेके आएंगे, किसी को अगले साल की तैयारी करनी पड़ेगी। तो भले आप फेल हो जाओ, मुझे गाली दे दो कि झूठ बोलते नहीं कराते हैं, लेकिन जो पढ़ा वो ले गया। तो चॉइस तो आपका था, सेम टीचर, सेम क्लास, सेम स्टडी मटेरियल, सेम शेड्यूल। नहीं, कहीं ना कहीं मैं लाऊंगा, आप तो अगले वीक से शुरू होगा फाउंडेशन वालों को मिलाना आपसे, तो देखेंगे कि जो मेहनत किया वो ले गया। कुछ रहे 10-20% जिनका थोड़ा कंप्यूटर में गड़बड़ हो गया तो अलग बात है, अदरवाइज कंप्यूटर में वो ज्यादा फेल हुए जो सीरियस नहीं कर रहे थे। तो गैम्बलिंग और जुआ देश के दो राज्यों में अलाउ है,
गोवा में और सिक्किम में, बाकी किसी राज्य में अलाउ नहीं है। गोवा में भी, वेस्ट बंगाल में है। अरे लीगली अलाउ नहीं है यार। गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग हाउस है गोवा में, बंगाल में। नहीं कर में, कोई बात नहीं। कहाँ है तेरा बंगाल? जबरदस्ती का? और देखा है क्या, गलत चीज देख लिया था क्या? हाँ। हाँ, ये कुछ और देख लिया कि ये सट्टे में मिलेगी। हाँ। हाँ, ये पत्ते खेलने को गैम्बलिंग समझ रहे। गैम्बलिंग बेसिकली अमीरों का शौक है, वो जो कैसीनो होता है, तो वो जुआ एक तरीके से। दूसरा लिखो, चीट फंड। चीट फंड, चीट फंड समझते हो? नहीं समझते हो? नहीं, हेरा फेरी होता नहीं है, कर देते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा चिट फंड स्कैम बंगाल का ही शारदा चिट फंड स्कैम है, जिसमें देश के सबसे बड़े बड़े व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा लगा हुआ है। चिट फंड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? गुड। इन्होंने क्या कहा है, कुछ अच्छा कहा है। कि प्राइवेट कंपनी है जो मनी इन्वेस्टमेंट के लिए काम करते हैं, बात सही है। मान लो कोई मिस्टर एक राम है और वो रिक्शा चलाते हैं, उनके पूरे दिन की इनकम बहुत कम है। तो उनसे कोई मिला, बोला तुम पैसा सेव नहीं करते हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं बासी पैसे नहीं रखता हूँ। क्या मतलब है इस बात का? उनका मैं डेली कमाता हूँ, डेली खर्च करता हूँ। तो बोला ये ऐसे तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। तो मिस्टर रामू इमोशनल हो गए, कहे जी मैं रखता हूँ तो कोई ना कोई पीट देता है और पैसा भी छीन ले जाता है, क्योंकि हमारे पास बैंक नहीं है जहाँ हम सेव कर पाए। तो कोई बात नहीं, तुम डेली मुझे 50 रुपये दे दिया करो, 3 साल बाद जितना पैसा होगा उसका डबल तुमको दे देंगे। तो रामू को लगे तो अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूँ एक बार में, एक साथ वो भी डबल मिल रहा है। अब जब 3 साल पूरा होने वाला होगा, उससे पहले ही भाग जाएगी कंपनी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो है कि छोटे जो इन्वेस्टर हैं उनके पैसे को प्रोटेक्ट करके एक जगह इन्वेस्ट करके उनको टाइम पे रिटर्न देना। लेकिन हो गया आजकल चीट करने का ही काम। तो लगभग सरकारों ने धीरे 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 इनको बंद ही करना शुरू कर दिया। बहुत सारे सहारा, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे। क्योंकि सबको जल्दी अमीर बनना है, सबको इजी पैसा चाहिए। तो इजी पैसे में 99% फ्रॉड होगा। जैसे इजी कोर्स, ऑनलाइन कोर्स ले लो, सिलेक्शन ले लो, तो ऐसा तो होता नहीं। पूरा जब मेहनत करते हैं 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 1.5 साल, 24 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, तब जाके आप उस लेवल पे आ पाते हैं। उसमें भी कभी कंप्यूटर में फेल हो जाते हैं, कभी कुछ एक नंबर से हो जाए, कभी दो, तब जाके संभव आता है। लेकिन ऑनलाइन ने क्या कहा, कोर्स ले लो, तो उसी तरीके से ये था कि आओ चीट करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, विदेशी कंपनियों को अलाउ नहीं करेंगे। सेम निधि फंड, निधि फंड और चिट फंड में क्या है कि ट्रेडिंग के लिए हम आपके पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगे और उससे मिलने वाला प्रॉफिट आपके बीच बांटेंगे। यहाँ तो गारंटेड है, यहाँ प्रॉफिट घट भी सकता है, कम भी हो सकता है, बस आपको थोड़ा थोड़ा देना है। तो दोनों में अंतर समझ पा रहे हो कि एक तो मुझे पैसा दे दो, मैं एक समय के बाद रिटर्न दे दूंगा। एक मुझे पैसा दो, हो सकता है मैं आपको 10 गुना दे दूं, हो सकता है मैं डुबा दूं। तो दूसरे वाले में रिस्क ज्यादा है, तो कुछ लोग कहते हैं हम रिस्क वाले में लगाएंगे। जब आप जाओगे सरकारी नौकरी में तो दो तरीके का आपको मॉडल मिलेगा आज के टाइम में पेंशन वाला। एक ये वाला है, इस प्रकार मार्केट में लगाएगी और ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। और एक ये वाला कि ठीक है इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एनपीएस का 2 मॉडल चल रहा है, तो उसी तरीके से ये समझ लो थोड़ा बहुत। तो पहला मैंने कहा चीट फंड और दूसरा मैंने कहा निधि फंड। तो अगला लिख लो, निधि फंड। निधि फंड। अब देखो रियल एस्टेट में क्या है कि स्पेशली इंक्लूडेड कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स एंड बाइंग सेलिंग लैंड फॉर, इन शॉर्ट कर देते हैं। कोई सोसाइटी बनाएंगे तो आपको अलाउ है। क्योंकि छोटा मोटा जमीन खरीद के आप सोचेंगे कि एक दो को बेच दें, एक दो को बना दें, तो वो नहीं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? ट्रम्प। तो आप जानते होंगे ट्रम्प यही काम करते हैं, बिजनेसमैन है और उनका मेन बिजनेस आज के टाइम रियल एस्टेट का है। ट्रम्प टावर इंडिया में भी है, ट्रम्प सोसाइटी इंडिया में भी है, सबसे महंगी सोसाइटी में। तो इसका मतलब है कि यदि आप सोसाइटी बना रहे हैं तब तो अलाउ है,
छोटा मोटा कोई काम करेंगे, लैंड खरीदेंगे तो वो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ऐसे लिख सकते हो, रियल एस्टेट बिजनेस एक्सेप्ट सोसाइटी, सोसाइटी को छोड़कर। सोसाइटी समझते होंगे ना, कि मान लो एक पर्टिकुलर एरिया में हम निर्मित कर दे रहे हैं कोई सोसाइटी, सोसाइटी को छोड़कर। है राजकुमार, हिंदी में भी रियल एस्टेट को रियल एस्टेट ही कहते हैं, सोसाइटी को सोसाइटी ही कहते हैं। नहीं नहीं, समाज मत कहना, वो नाम होता है सोसाइटी, ये पर्टिकुलर सोसाइटी पर्टिकुलर। हम सामान्य बोलचाल में कभी नहीं कह सकते ये समाज, समाज तो एक जाति को रिप्रेजेंट कर देगा। तो आपको रियल एस्टेट क्षेत्र में सोसाइटी को छोड़कर, रियल एस्टेट क्षेत्र में सोसाइटी को छोड़कर। देखो टोबैको मैन्युफैक्चरिंग में भी अलाउ नहीं किया गया, क्यों? इसको बहुत हाईलाइट कर देंगे बड़े लेवल पे, टोबैको मैन्युफैक्चरिंग, टोबैको निर्माण। और आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, परमाणु ऊर्जा में प्राइवेट कंपनी अलाउ ही नहीं है, तो जब प्राइवेट नहीं तो विदेशी अपने आप ही नहीं अलाउ होगा। तो लिख लो परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी है बच्चे, हाँ सरकार का मोनोपोली। रेलवे ऑपरेशन का मतलब क्या है? रेलवे में मालिकाना हक आपको नहीं देंगे। रेलवे लाइन तो आपसे बनवा सकते हैं, प्लेटफॉर्म आपसे बनवा सकते हैं, लेकिन मालिकाना हक नहीं देंगे। तो लिखो रेलवे में मालिकाना हक, रेलवे ऑपरेशन। बात वही है, इंडियन रेलवे। तो वहां मैंने समझा दिया होगा कि क्या मतलब है इस बात का, मालिकाना हक नहीं देंगे। कृषि भी लिख लो, एग्रीकल्चर। हालांकि एग्रीकल्चर में कब्जा हो चुका है विदेशी कंपनियों का। याद करो बचपन में आपके घरों में गेहूं होता था तो गेहूं रख लेते थे, अगले साल उसी से उत्पादित कर। अब खत्म हो गया, अब बीज खरीद के लाना पड़ता है। मतलब उन्होंने जेनेटिकली ऐसे मॉडिफाई कर दिया कि रिप्रोडक्शन की क्षमता बीज की खत्म कर दी, एक बार ही आपको उसे उत्पादित कर पाएंगे। इसका दूसरा मतलब धीरे धीरे आपको जब भी गेहूं चावल उत्पादित करना होगा तो आपको हमसे बीज खरीदना ही होगा। तो आपकी डिपेंडेंसी मेरे पे हो गई, और मैंने कितने हजार करोड़ का बिजनेस तैयार कर दिया। तो ये सारा धीरे 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 हर चीज में हम थोड़ा टेक्नोलॉजी करके आपको लालच क्या दिया कि अभी देखो आपके बीज से 10 क्विंटल निकल रहा है, हमारा लगाओगे तो 27 क्विंटल निकलेगा, तो आप लालच में आ जाओगे कि ठीक है कम पैसे में ज़्यादा। लेकिन धीरे 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 हम उसको जीन निकाल लिए उसे रिप्रोडक्शन वाला, तो डिपेंडेंसी आपकी बढ़ती चली गई। तो वो वाली बात। तो ये एक तो हो गया एफडीआई प्रोहिबिटेड क्षेत्र। अब देखो एफडीआई, हमने कहा इसके आने से कुछ फायदा है कुछ नुकसान है। तो एफडीआई को हम दो रूट में बांटे थे, तो लिखे एफडीआई डिवाइडेड टू टाइप्स, दिल्ली रूट एंड मुंबई रूट। ये तो पक्का आपको समझ में आ गया कि एफडीआई देश के लिए जरूरत है, इसमें कोई संदेह नहीं। एफडीआई आएगा तो टैक्स आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, डेवलपमेंट होगा, जॉब मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगा। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसा हो सकता है जहां एफडीआई आएगा तो हमारे लिए थोड़ा बहुत खतरा पैदा कर सकता है। जैसे लिखना मत, मीडिया एक सेंसिटिव सेक्टर है नहीं है? है। आज के टाइम में जैसे इस बच्चे ने कहा कि एसएससी अपना वेंडर चेंज कर रहा है, तो इसको कैसे पता चला? कुछ मूर्ख लोगों ने वीडियो बना के कह दिया कि वेंडर ही चेंज हो रहा है। तो अब उसके आपके उसके कहने से कम 1 लाख बच्चों का कुछ टाइम का कंसंट्रेशन लेवल खराब हुआ, या कुछ टाइम का उनका टाइम खराब हुआ। अब मान लो इस मीडिया पे कंट्रोल होता तो सरकार या कोई वीडियो बनाने से पहले जांच पड़ताल करता कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है नहीं है, कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, तो मेरे पे केस बनता। तो मैं थोड़ी जवाबदेही सुनिश्चित करता और एक सही निर्णय लेता, सही वीडियो बनाता। आपने देखा होगा सुना होगा, कई फर्जी वीडियो ने कई लोगों का जीवन खराब कर दिया। आधा अधूरा भी देखा होगा, रोहतक में किसी को बच्चा चोर दिखा दिया, डमी वीडियो बना के खुद ही, सिर्फ अपने यूट्यूब को हाईलाइट करने के लिए। जस्ट अभी 2-4 दिन पुरानी बात है। और जिनके दिखाया उनको लोगों ने लगभग मार ही डाला, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट है। ऐसे हजारों न्यूज आप डेली देखते हैं फर्जी, जाति धर्म के नाम पे हम बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सरकार ने क्या किया, 2 कैटेगरी में बांट दिया। कुछ वे सेक्टर जहां पे आप आओगे तो हम आपके बारे में चेक करेंगे
कि क्या आप सही व्यक्ति हो, तब तो ठीक है, इस सेक्टर में आओ, इन्वेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पे आप आके हमारा कोई नुकसान ही नहीं कर सकते। जैसे रोड बनवाए विदेशी कंपनी से, तो हमारा क्या ही नुकसान कर देगी, लेके तो चली नहीं जाएगी। लेकिन टेलीकॉम में आएगी और सबका डाटा उसके पास है। मान लो अभी आज की डेट में राहुल गांधी का नंबर फ्लैश कर दिया जाए, तो बहुत सारे लोग गलत मैसेज, गलत कॉल करके उनको प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पर्सनालिटी। तो कुछ सेक्टर जहां पे हमें लगता है कि सेंसिटिव है, उसको हम प्री परमिटेड करते हैं, चेक करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि दिक्कत ना हो। जैसे आप आते हैं तो देखा करो, हम आपसे आधार कार्ड भी लेते हैं, उसके पीछे कुछ हमारा एक्सपीरियंस है कि किसी बच्चे ने किसी बच्चे को नुकसान किया तो हम उसको ट्रैक कैसे करेंगे। तो हमारे पास आधार कार्ड आज के टाइम में ईजी है किसी को भी ट्रैक करने के लिए, तो हमने उसका कॉपी रख लिया और हमें जब जरूरत पड़ी हमने उस बच्चे को कनेक्ट किया और उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। पहले हम नहीं रखते थे, मान लो बच्चे ने नंबर दिया, नंबर बंद हो गया या गलत हो गया या गलत ही दे दिया, तो हम कैसे ट्रैक करेंगे। तो हमने एक तरीके से आपको जांच पड़ताल कर लिया। लेकिन मान लो हम डेमो क्लास भी देते तो हमें कोई जरूरत नहीं था डाटा का, आओ अपने जाओ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरीके से सरकार ने दो रूट बनाया, एक कहा दिल्ली रूट और एक कहा मुंबई रूट। दिल्ली रूट में वो सेक्टर हैं जो थोड़े से सेंसिटिव हैं, जहां पर हमें जरूरत है। बॉम्बे रूट में कोई दिक्कत नहीं, आप आओ, इन्वेस्ट करो, 30 दिन के अंदर बता दो कि हम आपके वहां आ चुके हैं। तो लिखो एक पॉइंट, एफडीआई डिवाइड इन टू टाइप्स, और एफडीआई को दो हिस्सों में बांटते हैं, पहला दिल्ली मार्ग और दूसरे को बॉम्बे मार्ग, और हेडिंग डालना है दिल्ली रूट, दिल्ली मार्ग। दिल्ली रूट इज द प्री परमिटेड रूट। दिल्ली मार्ग पूर्वानुमति वाला मार्ग है, प्री परमिटेड रूट, पूर्वानुमति वाला मार्ग है, इज अ प्री परमिटेड रूट, पूर्वानुमति वाला मार्ग है। पूर्वानुमति समझ रहे हैं ना, पहले पूछेंगे आप कि हम इस सेक्टर में आना चाहते हैं, तो हमने कहा दिल्ली रूट प्री परमिटेड रूट है। तो प्रश्न है प्री परमिशन लेंगे किससे, किससे पूछेंगे। तो लिखो दिल्ली रूट इज कंट्रोल बाय FIPB। दिल्ली रूट पर FIPB का नियंत्रण होता है, कंट्रोल बाय FIPB। दिल्ली मार्ग पर FIPB का नियंत्रण होता है। FIPB का फुल फॉर्म लिखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड। हिंदी वाले भी फुल फॉर्म इंग्लिश में लिखना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड। इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, यह वित्त मंत्रालय का अंग है, पार्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय का अंग है। अब खुद सोच के बताओ बच्चों, फॉरेन मिनिस्ट्री कहाँ बैठती है, सॉरी वित्त मंत्रालय कहाँ बैठती है, दिल्ली में। तो विदेशी कंपनी पहले कहाँ आएगी, दिल्ली। फिर हम जांच करेंगे, कंडीशन देंगे, वो मानेगी तब तो हम उसको अलाउ करेंगे, अदरवाइज हम कह देंगे भाई तुम तो नहीं आ सकते। तो इसलिए इसको दिल्ली रूट कहते हैं। अभी जो इस पे कंट्रोल करता होगा वो मुंबई में बैठती है, तो विदेशी कंपनी को मुंबई होकर आना होगा, तो इसको बॉम्बे रूट। रूट का मतलब ये होगा किस रूट से आए हैं, मीनिंग हो जाएगा। जैसे आप सुनते होंगे कि कई कंपनियां मॉरिशस से आती हैं, मॉरिशस रूट बोलते हैं। तो मॉरिशस के साथ क्या एग्रीमेंट है भारत का, इंडिया का, कि कोई कंपनी मॉरिशस से इंडिया आएगी इन्वेस्ट करने तो उसको टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स उसको देना ही नहीं। अब एक कंपनी है, यह है जर्मनी की, तो यह जाएगी मॉरिशस में रजिस्टर्ड करेगी, मॉरिशस के साथ रास्ते इंडिया आएगी। ये एक कंपनी है, ये इंडिया की ही है,
मालिक इंडिया के ही हैं, जाके इंडिया मॉरिशस में रजिस्टर्ड होते हैं और ये लेकर के आते हैं। तो ये मॉरिशस रूट कहलाता है। आपने बहुत पहले सुना हो, जाना हो, एक हज कंपनी हुआ करती थी मोबाइल में, हचिसन, और आज के डेट में वो वोडाफोन है। वोडाफोन जब से भारत में आई तब से बर्बाद हो गई। हज कंपनी फिनलैंड या किसी और देश की कंपनी थी, वो मॉरिशस रूट से आई थी, तो उसको ये सुविधा था, टैक्स से छूट था। अब वोडाफोन ब्रिटेन की कंपनी है, इसने हज कंपनी को खरीद लिया, तो सरकार ने उसे टैक्स मांगा। तो वोडाफोन ने कहा कि हमसे आप क्यों टैक्स मांग रहे हैं, आपने जो सुविधा हज कंपनी को दी थी वो सुविधा मुझे मिलना चाहिए। मैंने कहा नहीं, आपको सुविधा नहीं मिलेगी। बोला क्यों? बोला आप मॉरिशस से नहीं आए, आप तो डायरेक्ट आ गए। तो मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में कोर्ट ने वोडाफोन के फेवर में जजमेंट दे दिया। फिर भारत सरकार ने री अपील किया सुप्रीम कोर्ट में। अजी कुछ ले रहे हैं तो ले लेने, तो क्यों दिक्कत कर रहे हो? बोला कैसे? बोला कुछ क्वेश्चन हमें इनसे पूछने हैं, इनकी कंपनी से, जवाब दें। तो बोला कि आपको हम छूट क्यों दें? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हम हज कंपनी की सारी लाइबिलिटी को फुलफिल करें, इसलिए हमको छूट मिलना चाहिए। तो उन्होंने बोला ये छूट हज कंपनी को क्यों मिल रहा था? बोला क्योंकि वो मॉरिशस से आई थी। बोला आप मॉरिशस से आए? बोला नहीं, हम नहीं आए। तो इसलिए आपको टैक्स भी देना होगा, फाइन भी देना होगा 30%, और जो कोर्ट का खर्चा होगा वो भी देना होगा। हालांकि लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है, मतलब विदेशी कंपनियां नहीं आना पसंद करेंगे, लेकिन कई बार हम शॉर्ट टर्म का प्लान करते हैं। तो वोडाफोन कंपनी को बहुत नुकसान हुआ, आज तक उभर नहीं पाई। तो वोडाफोन कंपनी अभी तक वो कर्जा चुका ही रही है। तो वो क्या करती है, सिक्के में ले जाके पैसा देती है, और सिक्के का साइज भी छोटा बड़ा, मतलब 1 का, 2 का, 5 का, ताकि काउंट करते रहो तुम। मान लो एक जैसा दे देंगे तो वजन कर लोगे, तो तुमको लोड नहीं पड़ेगा। इस बात के भी कोर्ट में गए, कहा जी हमारे पास सिक्का ही है, तुम तो सिक्का ही दे सकते हैं। तो कोर्ट में ये सब ड्रामे चलते रहते हैं। तो ये भी इसी का पार्ट है। कुछ सरकारें कुछ देशों के साथ ट्रीटी करती हैं कि आपके देश से आएंगे तो हम आपको ये सुविधा देंगे, हमारे देश आएंगे तो आप ये सुविधा देना। तो उसी तरीके से कह रहे हैं, जब विदेशी कंपनी दिल्ली से आएगी तो उसका मतलब है कि वो कुछ लिमिटेड सेक्टर में आ रही है, तो उसको आगे पूछना ही पड़ेगा। अब वो सेक्टर कौन कौन से हैं, तो कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं दिल्ली रूट का। ये तो कुछ और ही उठा रहा है। क्यों ये ले रहा हूँ, ये डेली चेंज होता रहता है। हालांकि आपके एग्जाम में सब नहीं बनेगा, लेकिन आपको जानना चाहिए। कोई बात नहीं, इसको एक पॉइंट और लिखो। बॉम्बे रूट, दिल्ली रूट इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट रूट, इसे अप्रत्यक्ष मार्ग भी कहते हैं। इनडायरेक्ट रूट अप्रत्यक्ष मार्ग भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट रूट, अप्रत्यक्ष मार्ग भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिफेंस सेक्टर एंड टेलीकॉम सेक्टर, रक्षा क्षेत्र, दूरसंचार क्षेत्र, डिफेंस सेक्टर एंड टेलीकॉम सेक्टर, रक्षा क्षेत्र और दूरसंचार क्षेत्र। मंजित का सेशन कैसा हुआ था? बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं एक प्लान कर रहा हूँ, तुम लोग बताओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं एक एसएसडी सेंटर भी बनाना चाहता हूँ इसी जगह पे, कुछ लेफ्टिनेंट मेजर, कुछ जीओटी क्या बोलते हैं उन लोग को जोड़ के, जीटीओ, तो ठीक रहेगा। तुम लोग को उसी पैसे में सुविधा मिलेगी, तुम लोग को अलग से कुछ देना नहीं होगा। नहीं, तुम लोग का पर्सनालिटी इंप्रूव होने लगेगा।
वो कैंपस इतना बड़ा है, कुछ कुछ तो करते रहे हैं। आज ही आने वाले थे एक लेफ्टिनेंट मेजर उदयवीर सिंह, आज तुम्हारे साथ सेशन भी था, लेकिन सुबह मैसेज आया कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई विल कम फॉर नेक्स्ट वीक, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। पता नहीं कितना इंग्लिश। फिर मैंने चैट जीपीटी से बोला इसका रिप्लाई बना दो। तो चैट जीपीटी में बढ़िया इंग्लिश में बना दिया, मैंने भेज दिया। मजाक कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो मैंने कहा ठीक। जब से मैं एसएससी में पढ़ाने लगा तब से मुझे इंग्लिश में डर लगने लगा कि स्पेलिंग ना गलत हो जाए, सेंटेंस ना गलत हो जाए। उससे पहले मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था, तो हम एरर जानते ही नहीं थे कि एरर भी हो सकता है इंग्लिश में। अब हमें डर लगने लगा कि एरर भी होता है। ये दूसरा एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें एक चीज समझो थोड़ा सा, 49 to 100 इसका मतलब क्या है, इसीलिए कह रहा हूँ ये तुम्हारे में आएगा नहीं, लेकिन समझो थोड़ा। मान लो डिफेंस की कोई कंपनी बन रही है, तो इन्वेस्टमेंट विदेशी कंपनियों का कभी 50-50 नहीं होगा। 50-50 होगा तो डिस्प्यूट जनरेट हो जाएगा। या तो किसी के पास 49 होगा, या तो किसी के पास 51 होगा, या किसी के पास 26 होगा, 74 होगा, ताकि डिसीजन मेकिंग में लीडरशिप रहे। तो इन्होंने कहा कि डिफेंस में आ रहे हो एज ए विदेशी कंपनी, तो 49 तक तो कोई दिक्कत नहीं, आके इन्वेस्ट कर लो। अब 49 से रेशियो बढ़ाना चाहते हो, 51 से 100 तक जाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे से पूछना पड़ेगा, और हम आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे कि क्या आप ठीक हो क्या। यदि हमें ठीक लगेगा तब तो अलाउ कर देंगे, अदरवाइज हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं जो कह रहा हूं, कि हमने जनरली लिख तो दिया कि आपको डिफेंस टेलीकॉम, लेकिन उसकी गहराई में जाओ तो देखो ये लिखा हुआ है कि कम इन्वेस्टमेंट में तो दिक्कत नहीं है, 49 तक आप बॉम्बे रूट में आओ, लेकिन उससे ऊपर जा रहे हो तो हमसे पूछो, हम चेक करेंगे तो बात बनेगी। जैसे मान लो ये 12:30 तक रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 12:30 के बाद पढ़ना चाहते हैं तो हम इनका रिकॉर्ड मेंटेन करें कि पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। जैसे मोटरसाइकिल में क्या है, पूरी रात पढ़ सकते हो आप, तो एक लाइब्रेरियन की ड्यूटी पूरी रात रहती है, वो लिखता है। अब मान लो सुबह एक है कि मैं तो सुबह आया हूँ, लिस्ट में नाम नहीं है, तो उठ के आना पड़ेगा, फाइन ठोकेंगे। तो वही कुछ है कि 49 तक तो कोई दिक्कत नहीं, 49 के ऊपर आ रहे हो तो आपको हमसे पूछना होगा। दूसरा दिया है मल्टी ब्रांड इन रिटेल सेक्टर, लिखो फिर बताते हैं, या पहले समझ लो। मार्केट जो होता है बच्चों, कोई भी मार्केट, वो दो तरीके का होता है, रिटेल मार्केट खुदरा बाजार, और होलसेल मार्केट थोक बाजार। रिटेल मार्केट दो तरीके का हो सकता है, सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड। इसका एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे आप शूज खरीदने जाते हो तो रिबॉक के शोरूम में चले गए, एक शूज, दो शूज, चार शूज, तो ये रिटेल खुदरा बाजार हो गया सिंगल ब्रांड का। लेकिन आप बड़े बड़े मॉल में जा रहे हो जहां एक ही शॉप के अंदर ढेर सारी चीजें बेची जा रही है। जैसे कोई विदेशी कंपनी का नाम बताओ, डीकैथलॉन, गुड। तो वो आपका मल्टी, लेकिन उसमें तो ब्रांड एक ही हो गया यार, वो तो ब्रांड एक ही हो गया। नहीं, डीकैथलॉन अपने ही प्रोडक्ट को बेचती है। ऐसे समझो, बिग बाजार समझ लो, है वो इंडिया का, लेकिन मान लो, हेलो सॉरी, दुनिया की सबसे बदमाश कंपनी कौन सी है, फ्लिपकार्ट को किसने खरीदा है, वॉलमार्ट, गुड। तो वॉलमार्ट का एक शॉप है मेड इजी। मेड इजी अभी तक होलसेल में था, अब रिटेल में आ गया। तो एक ही शॉप के अंदर वो सारी चीजें बेचता है, रिबॉक का भी बेच सकता है, एडिडास का भी बेच सकता है, किसी कपड़े का, किसी मेकअप का, मैंने जो भी। तो वो मल्टी ब्रांड का एग्जाम्पल है। तो इन्होंने क्या कहा कि सिंगल में तो आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 100% अलाउ है, लेकिन यदि आप मल्टी ब्रांड रिटेल में आना चाहते हो तो 51 तक तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आ रहे हो तो आपको मुझसे पूछना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो आप ऐसे लिख लो, है मेक इन इंडिया क्या, वो तो उससे रिलेटेड टॉपिक को एआई रीड कर रहा है कि इसको भी जानना चाहिए आपको। गूगल क्या करता है या यूट्यूब, एक वीडियो देखते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो को आपको रिकमेंड करता है। तो आजकल एआई गूगल सर्च में भी वो काम करने लगा है। अच्छा, आप ये दिख रहे हो तो ये भी थोड़ा जान लो, फिर वो जान लो तो थोड़ा ये भी जान लो, तो वो इसका पार्ट है। मेक इन इंडिया
एफडीआई का पार्ट नहीं, मेक इन इंडिया में एफडीआई है, थोड़ा बहुत बता दूंगा अभी। तो खुदरा बाजार में मल्टी ब्रांड, खुदरा बाजार में मल्टी ब्रांड निवेश, खुदरा बाजार में मल्टी ब्रांड निवेश। कोई दिक्कत नहीं? चल, अब लिखो मुंबई रूट या बॉम्बे रूट। मुंबई रूट, बॉम्बे रूट। इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट रूट, ऑटोमेटिक रूट, प्रत्यक्ष मार्ग भी कहते हैं। ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट रूट, प्रत्यक्ष मार्ग भी कहते हैं। प्रत्यक्ष मार्ग, ऑटोमेटिक रूट भी कहते हैं। इट इज कंट्रोल बाई आरबीआई, इस पर आरबीआई का नियंत्रण होता है। कंट्रोल बाई आरबीआई, आरबीआई का नियंत्रण होता है। इसमें क्या शर्त है? तो लिखो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड आफ्टर इन्वेस्टमेंट, निवेश के बाद सूचना प्रदान करना। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड आफ्टर इन्वेस्टमेंट, निवेश के बाद सूचना प्रदान करना। विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर। विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर। नहीं, हम क्या चाह रहे हैं कि आप आओ, आसानी से इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट के बाद बता दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि विदेशी कंपनी, जैसे आपको एडमिशन लेना था तो आप में से कोई बच्चा पहले आके विजिट भी किया होगा कि यार मैं अपना कीमती समय, कीमती पैसा दे रहा हूँ, तो मैं अगर देख के आऊँ वहाँ रहने लायक है नहीं, मैं रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा। तो जो बाहर से आया वो ऑलरेडी डरा हुआ है, तो वो एफडीआई है। हाँ, यह हमारी जिम्मेदारी है एज सरकार कि हम उनके अंदर एक विश्वास जनरेट कर पाए कि नहीं आप भारत में आ रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं, हम आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट देंगे। भारत सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है, टैक्स के नाम पर, लेबर लॉ के नाम पर, मैंने इतने ज़्यादा इनको परेशान करते हैं। इसलिए डाटा उठाओगे, विश्व की सारी बड़ी कंपनियां चाइना में जाना पसंद कर रही हैं। एप्पल भी मेड इन चाइना हो गया, सैमसंग भी मेड इन चाइना हो गया, कोई भी प्रोडक्ट उठा लो। क्यों? वहाँ लेबर सस्ता, कोई लेबर लॉ का ड्रामा नहीं, कोई टैक्सेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि यदि आप कंपनी को ही उलझा रखो तो कंपनी काम ही नहीं कर पाएगी। आपने सुना होगा दुबई जैसे देश क्या कर रहे हैं, आपसे भी इनकम टैक्स नहीं लेंगे, कंपनी से तो नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, आपसे भी नहीं लेंगे। आप आइए, रहिए, कमाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यदि आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिक लोगों को जॉब देंगे, काम करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित होगा। तो मेन पर्पज आपसे टैक्स लेके करना क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो डेवलप करना है, गरीब लोगों की मदद करनी है, जॉब जनरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, टूरिज्म से कमा लेंगे। टूरिज्म में लोग आएंगे तो उन्हीं से हम वीजा के नाम पे पैसा ले लेंगे और उससे हम अपना देश का खर्चा चला लेंगे। तो इससे दो फायदा हुआ, देश मजबूत हुआ, लोग ज़्यादा आने लगे। अभी थोड़ा सा अटैक हो गया है तो थोड़ा सा इमेज डाउन हो गया दुबई का, नहीं तो अब तक का सबसे सेफ जगह माना जाता था। तो हमने कहा कंट्रोल बाई आरबीआई, तो आरबीआई कहाँ बैठती है? बॉम्बे, तो क्या हो गया? बॉम्बे रूट। एफआईपीबी कहाँ बैठती थी? दिल्ली, तो क्या कहा? दिल्ली रूट। कुछ एग्जाम्पल लिख लो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र। अभी निर्माण का मतलब क्या है? आके कोई फैक्ट्री लगाओगे तो हमारा क्या ही नुकसान कर लोगे। जैसे मुंबई में कंपनी ने आके, विदेशी कंपनी ने रोड बनाया, तो रोड बना के क्या करते हैं? टोल लेते हैं। तो राज ठाकरे ने नारा दिया, टोल मत दो तोड़ दो। मतलब यदि टोल मांग रहे हैं तो टोल को तोड़ दो, टोल नहीं देना है, ये अच्छा रोड नहीं दे रही। तो नुकसान अल्टीमेटली किसको हुआ? कंपनी को ही हुआ, क्योंकि हमने तो पैसे लगा दिए, जब आपको देने की बारी है तो आप लड़ गए। तो ये पॉइंट है कि इन सेक्टर में ये आएंगे, कोई प्रॉब्लम करेंगे तो हमें नहीं, हमारा नुकसान नहीं करेंगे, इनका ही नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे सेक्टर में हमने क्या किया? अलाउ कर दिया कि आओ इन्वेस्ट करो। लेकिन कंपनी खुद पहले जांच पड़ताल करती है कि मुझे जाना चाहिए उस देश में, नहीं जाना चाहिए। आपने पढ़ा हो, सुना हो, एलन मस्क इंडिया आ रहा था और बीच रास्ते से फ्लाइट अपना चाइना मूव ऑन कर गए। उसने एक अपना शोरूम खोला मुंबई में, टेस्ला का।
उस पर जितने की गाड़ी नहीं उससे ज़्यादा का 120% टैक्स लगा दिया अपनी कंपनियों को प्रमोट करने के लिए। दोबारा थोड़ी ना आएगा वो, गाड़ी तो बेच देगा वो। या तो आप अपनी कंपनी को उस लेवल पे बनाइए कि दूसरा कोई ना खरीदे, और दूसरे को आप इस तरीके से रोक रहे हैं। तो कई बार हम जब सत्ता में बैठे होते हैं तो अपने हित के लिए निर्णय ले रहे होते हैं, और उसका लॉन्ग टर्म में अच्छा मैसेज नहीं जाता। आप बहुत आश्चर्य करेंगे, अभी दुनिया के सबसे यंग आबादी अपने पास है, भारत के पास। और यंग आबादी का मतलब कि हाई एनर्जी, लेकिन उस हाई एनर्जी को हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं दे पा रहे कि ये करने की जरूरत है, ऐसे करने। वो बायस, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस, अजीब सा हो रखा है, कारण उसको फ्यूचर सेफ नहीं दिख रहा है। तो ये जिम्मेदारी हम सरकारों की थी, और रिसर्च मैंने बताया भी था कि 2030 तक अनएम्प्लॉयमेंट रीजन हो जाएगा सिविल वार का, गृह युद्ध का। क्योंकि जॉब जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। जॉब जनरेट करने के लिए पहला शर्त क्या है? कंपनी खड़ा करना होगा, इन्वेस्टमेंट लाना होगा। और देश पे घाटा बढ़ते जा रहा है, कोई क्रिएटिविटी वाला काम नहीं हो रहा है। आप पूरे विश्व को बुला के एआई सबमिट कर लेते हैं, और एक एआई का आपका क्रिएशन नहीं है, तो वो वाली दिक्कत है। दूसरा है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का हिंदी है वस्त्र। टेक्नोलॉजी सर्विसेज, तकनीकी सेवाएं, एसेट्रा इत्यादि। तो आपसे ये सब तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जानना चाहिए कि दिल्ली रूट क्या होता है, बॉम्बे रूट क्या होता है, एफडीआई क्या होता है। हाँ, वो क्या बता रहे हैं? अच्छी बात है, नहीं? अब अच्छी बात है, नहीं होगी तो चलो बढ़िया है, नहीं होगी तो अच्छी बात है। ये कह रहे पॉलिटी वाले सर कह रहे हैं कि इंडिया में पेट्रोल डीजल की दिक्कत नहीं होगी। ये हम भी भरोसा ही करेंगे कि मोदी जी ऐसा दिक्कत नहीं करने देंगे। हम तो अपने हम तो अपना खा हम तो अपना अकाउंट देख के बजट बता रहे हैं कि ये सिलेंडर अचानक 150 रुपया में महंगा मिलने लगा, छोटा सिलेंडर बंद हो गया। ठीक, कोई बात नहीं। तो अब मम्मी को दाल रोटी का रेट पता होता है, पापा को नहीं पता होता है ना? तो अभी यहाँ पे मम्मी मैं ही हूँ कि मुझे अकाउंट में देखना पड़ रहा है कि जो खर्चा है वो थोड़ा बढ़ गया है, तो वो दिक्कत है। एफडीआई को और दो तरीके से बांटते हैं, तो लिखो एफडीआई अगेन डिवाइडेड इन टू सेक्टर। एफडीआई को अन्य दो तरीकों से बांटते हैं, ग्रीन फील्ड एफडीआई, ब्राउन फील्ड एफडीआई। ग्रीन फील्ड एफडीआई, ब्राउन फील्ड एफडीआई। मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा इस पे कि इंडिया पीछे क्यों है हम, और क्यों हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि जिस सोसाइटी में रोल मॉडल जैसा चुनेंगे, वो सोसाइटी वैसा ही मूव ऑन करती है। हमारे रोल मॉडल कोचिंगों के मास्टर हैं। अमेरिका में ये सब ड्रामा नहीं है, कोचिंग जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है इतना। चाइना में तो बैन है बिल्कुल कोचिंग। तो आईआईटी के प्रोफेसर को कोई नहीं जानता है, लेकिन खान सर को सभी जानते हैं, और उनको भारत रत्न देना है मुझे। तो ये सोशल मीडिया मूर्ख सोसाइटी में मूर्ख बातों पे डिस्कशन होता है। अब मैं जीडीपी एनडीपी का डिस्कशन करूंगा तो कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन मैं भी किसी ऐसे मुद्दे पे जो रिलीजन का हो, जाति का हो, सभी पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो तो सरकारों को बहुत अच्छे से आता है कैसे सोसाइटी को बांट के रखना है। तो हमने कहा ग्रीन फील्ड, हिंदी में भी ग्रीन फील्ड ही लिखना, हरा क्षेत्र मत लिखना, और उधर भी हिंदी में ब्राउन फील्ड, भूरा क्षेत्र नहीं। हाँ, अब ये क्या होता है ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड? हमने देखा कि कुछ फील्ड में एफडीआई रिस्ट्रिक्टेड है, अलाउ नहीं है। जैसे हमने कहा गैम्बलिंग, टोबैको, एग्रीकल्चर, और कुछ में अलाउ है। तो जिस समय पहली बार रिस्ट्रिक्टेड एरिया में परमिशन दिया जाएगा, तो
उसको कहा जाएगा ग्रीन फील्ड, कि अब ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, इस फील्ड में भी आप आ सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अलग अलग समय पे अलग अलग सेक्टर ग्रीन फील्ड कहलाएगा। अभी जो बैन है उसमें से जिस दिन भी किसी को परमिशन दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रीन फील्ड एफडीए। समझ पाए थोड़ा बहुत। ब्राउन फील्ड का मतलब क्या है, मान लो मैंने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में, ये तो जानते हैं किसी कंपनी में टोटल 100 होता है, तो मैंने मान लो कहा टेलीकॉम सेक्टर में 49% पैसा ही विदेशी कंपनी लगा सकती है। 49 से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होने देंगे। तो मान लो, जैसे आप एक एग्जांपल सुनो, टाटा डोकोमो का नाम सुने होंगे आप, आपने सुना होगा बजाज एलायंस, ये शायद ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है जो मैं जान रहा हूँ, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं। तो इसमें क्या है, इन दोनों कंपनियों का शेयर 51-49 है। हालांकि अब इंश्योरेंस में 100% अलाउ कर दिया गया। अब मान लो बजाज को लगता है कि यार मेरा उतना मजा नहीं आ रहा, मैं थोड़ा और विदेशी कंपनी को दे दूं, लेकिन पता चला सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में 49% ही अलाउ किया हुआ है, तो क्या वो कंपनी 49 से बढ़ा सकती है? नहीं। अब सरकार ने अचानक कहा कि कोई बात नहीं है, इंश्योरेंस सेक्टर में हम 49% से बढ़ा करके 74 कर देते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा, ब्राउन फील्ड। कि जिस सेक्टर में अलाउ है उसमें रेशियो को बढ़ा देना, शेयर को बढ़ा देना, हिस्सेदारी को बढ़ा देना। जैसे टेलीकॉम में बहुत साल पहले 49 था, उसको बढ़ा के 74 किया गया, फिर उसको बढ़ा के आज के डेट में 100%। वोडाफोन को किसी के साथ टाई अप करने की जरूरत नहीं है। जैसे टाटा डोकोमो जो था सीडीएम में मोबाइल था, सीडीएम में मतलब जिसमें हैंडसेट में ही सिम होता था, अलग से सिम नहीं लगा सकते थे। जानते हो, सुने हो? कोई बात नहीं। तो उसमें 49% ही अलाउ था, जीएसएम वाले में 51 अलाउ था, लेकिन इसमें 49 ही अलाउ था। आज बढ़ते 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 कहां पे पहुंच गया, 100 पे। तो लिखो ग्रीन फील्ड एफडीआई व्हेन एफडीआई परमिटेड इन न्यू सेक्टर, जब एफडीआई को नए क्षेत्र में अनुमति प्रदान की जाती है, नए क्षेत्र में अनुमति प्रदान की जाती है। नए क्षेत्र का मतलब आप समझ सकते हैं, जो क्षेत्र क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, प्रतिबंधित है। जैसे 2013 में ये मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर बैन था 2013 तक, 2011 तक। तो 2011 में पहली बार अलाउ किया गया, तो बहुत विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि जो छोटे व्यापारी थे वो कहे कि बड़ी कंपनी आ जाएंगे तब तो हम कोलैप्स हो जाएंगे। जो जनरल स्टोर चला रहा है उसको तो खतरा किससे हुआ, जो मॉल वाली दुकानें आ गई, क्योंकि वो 5,000 की खरीद पर 1 किलो चीनी फ्री दे देता है। अंदर जाते हैं तो एक सुंदर सी लड़की मुस्कुरा के स्वागत करती है, तो सबको लगता है कि हाँ यहाँ जाना चाहिए, कमाने का पर्पज वही है कि वहाँ जाना चाहिए। जनरल स्टोर में उताऊ बैठा हुआ है, गुस्से में और बात करता है, उधार करता नहीं, एक पैसा छोड़ता नहीं, 382 होते 382, क्योंकि मार्जिन ऑलरेडी बहुत कम करके रखता है। मॉल वाला पर्ची बना के देगा तो दिखाएगा कि ये 900 का पड़ रहा था, हमने आपको 720 का दिया है, ये आइटम 720 का पड़ रहा था, हमने आपको 440 का दिया है, और इस तरीके से आपने 22,000 की खरीदारी की है, लेकिन हमने आपको इसको 17,500 का दिया है। तो आपको खुश हो रहा है, और साथ में 1 किलो चीनी फ्री दिया है। जबकि सच्चाई ये है कि तुम यदि इसको एक्चुअल में खरीदते तो ये शायद 11,500 का पड़ता, लेकिन चूंकि रेट हम ही डिसाइड करेंगे, माहौल हमने ऐसा बनाया हुआ है, तो तुमको ट्रॉली देंगे तो उसमें कुछ नहीं डालोगे तो खाली खाली लगेगा। तो वो बिजनेस टैक्टिस है। तो एक बार ब्रेक करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।